नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के सफर पर चलते चलते आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है एक कहानी, मेरी प्रेमिका। कहानीकार हैं कमलेश्वर जी और ये कहानी उन्होंने मुंबई में 1962 में लिखी थी। समय का जिक्र इसलिए लाजमी है कि उससे हम कहानी में कनेक्ट कर पाते हैं। कहानी 2 अंकों में सुनी जाएगी। आज हम इसका प्रथम अंक सुनेंगे और शेष कहानी हम अगले अंक में सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। आत्महत्या करना बुज़दिलों का काम है। एक बार शांता ने मुझे लिखा था। उसका वह पत्र मेरे पास है जो उसने कहानियां पढ़कर मुझे भेजा था। किसी भी तरह की हत्या से उसे चिढ़ थी। उसे इस बात की शिकायत थी कि मेरे पात्र आखिर अंत में क्यों मर जाते हैं। उसके खत की लाइनें हैं, कुदरती मौत के समय भी आदमी सांस सांस से लड़ता है, तकलीफ सहता है, पर मौत से संघर्ष करता है। आपके पात्र इतनी आसानी से मर जाते हैं कि उनके जीने पर भी विश्वास नहीं होता। और उसी शांता ने आत्महत्या कर ली। यह खबर पाकर मुझे काठ मार गया था। 7-8 दिन तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि अब मेरी कलम सिवा आत्महत्या के और कुछ नहीं कर सकती। मुझे विश्वास देते देते वह एकदम झटके से जीवन की पूरी कहानी अधूरी छोड़कर अंधे कुएं में डाल गई। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का था कि मैंने उसे तब तक नहीं देखा था। संतोष मुझे सिर्फ इस बात का था कि उसने पहले ही पत्र में मुझे सब कुछ साफ साफ लिख दिया था, जैसा कि अमूमन लड़कियां नहीं करती, शायद कभी नहीं करती। लड़कियां लेखकों के सपने देखती हैं, उनके बारे में बहुत बहुत सोचती हैं, पर खुल नहीं पाती। लेखकों को पत्र लिखते लड़कियां बेहद घबराती हैं, पर साथ ही पत्र लिखने के लिए बेहद अकुलाती हैं और चाहती हैं कि काश कोई उन पर कुछ लिखे, ऐसा जो सिर्फ वे पहचान पाएं और कोई ना जाने। कई ऐसे पत्र मुझे यदा कदा मिलते रहे हैं जो निहायत कोमलता से और इस सतर्कता से लिखे गए हैं कि कहीं कुछ खुल न जाए। हर वाक्य या विशिष्ट शब्द के बाद बिंदुओं से खाली जगह छोड़कर मेरी समझ के लिए पहेलियां प्रस्तुत की गई हैं। या कभी किसी बहुत ही कोमल सी महिला ने कोरे गुलाबी कागज पर केवल अपना नाम लिखकर सूखा हुआ नरगिस का फूल भेजा है। मन में तमाम ज्वार उठने के बावजूद मैंने कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। पर शांता के पहले ही पत्र का जवाब न देना मेरी ताकत के बाहर था। उसने तुमसे शुरू किया था और जैसे जैसे हम खुलते गए थे वह आप पर आ गई थी। बड़ा अजीब खत था। प्रिय लेखक, तुम एकाएक सोचोगे कि मैं इतनी अधिकार से तुम्हें पत्र लिखने कैसे बैठ गई। देखो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इसका भी पूरा विश्वास है कि मुझसे मिल पाने के बाद तुम मुझे प्यार किए बिना रह नहीं सकते। मैं सचमुच सुंदर हूँ। जब भी मैं अपने को देखती हूँ तो लगता है कि मेरी ओर आकर्षित होने वाले गलती नहीं करते। तुम यह मत
मत सोचना कि मैं तुम्हारी कहानियां पढ़कर तुम्हारी ओर खींची हूँ। मुझे उसमें वह सब कभी नहीं मिला जो मैं पाना चाहती थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम वह कभी लिख नहीं पाए जो तुम लिखना चाहते थे। तुमने बहुत कुछ लिखा, पर अपने को प्रस्तुत करने में असमर्थ ही रहे हो। तुम्हारी यह बेबसी ही मुझे सबसे अच्छी लगती है और तुम्हारा अकेलापन मुझे खलता है। मैं नहीं जानती कि तुम विवाहित हो या नहीं, इससे मेरा सरोकार भी नहीं। तुम किसी गलतफहमी में मत पड़ना, क्योंकि लेखकों को इस तरह की गलतफहमियां बहुत होती हैं। अपना एक फोटो मुझे भेजना, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें और अच्छी तरह पहचान पाऊं। फोटो भेजने में संकोच हो तो मत भेजना। हो सकता है कि तुम अपनी किसी न्यूनता के कारण ही लेखक बन सके हो। न जाने क्यों मेरा ऐसा विश्वास है कि लेखक अधिकतर नहीं, शायद प्रतिशत कुरूप होते हैं। तुम भी उनमें से एक होगे, इसलिए मैं जोर नहीं देती। तुम मुझे खुलकर पत्र लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि लिखो ही। मैं लिखती रहूंगी, बता दे रही हूं। इतने पैसे कभी जेब में होते हैं कि 700 मील का सफर तय करके यहां तक आ सको। अच्छा विदा, तुम्हारी शांता। मैं 700 मील दूर उससे मिलने नहीं जा सका। गया भी तो पहली बार अपने अहम के कारण बिना मिले ही लौट आया। लेकिन उसे यह जताने के लिए कि मैं कलकत्ते से आगरे तक आया था, मैंने ताजमहल की सीढ़ियों पर बैठकर एक फोटो खिंचवाई और वहीं अपने होटल से उसे चलने वाले दिन पोस्ट करके लौट आया। साथ खत में एक ही लाइन लिखी थी, जेब में इतने पैसे हो सकते हैं। इस खत के उत्तर में उसका बड़ा मजेदार खत आया था और उस पत्र के पीछे से मुझे उसका हंसता हुआ चेहरा झांकता नजर आ रहा था। मेरी एक बेवकूफी पर निश्चय ही वह हंसी खूब होगी। उसने लिखा था, मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि लेखकों के पास इस झूठे अहम के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम भी इस खोखले अहम के शिकार हो, यह जानकर मुझे संतोष हुआ। मेरी धारणा और पक्की हुई। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी नजरों में गिर गए हो। अब और भी अधिक प्यार उमड़ता है, यह सोचकर कि कितनी बेबसी में तुम यह सब करते होगे। आदमी को बेबस देखकर मन बहुत अनमना हो जाता है। यह झूठा तेज तुम्हें मार रहा है। मृत व्यक्ति को देखकर सदमा नहीं पहुंचता, ना अकुलाहट होती है, पर मरते हुए आदमी को देख सकना कितना कष्टकर और पीड़ा में होता है, इसका अंदाज शायद तुम नहीं कर सकते। खैर, यह अच्छा हुआ कि तुम मुझे नहीं मिले। तुम दूर हो, इसलिए इतना प्यार आता है तुम पर। लेखक को देखना बुरा नहीं है, पर पास से देखने से बड़ा दारुण दुख और नहीं है। इसके बाद शांता का जो पत्र मिला, उसे पढ़कर मैं उसकी बेचैनी का अंदाज लगा सका था। उसने लिखा था, लेखक मेरे, जब किसी आस्तिक का विश्वास टूटता है तो वह नास्तिक हो सकता है, पर खंडित विश्वासों वाला नास्तिक खुद अपने को तोड़ ले, इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता है। और जो सचमुच अंतरतम की गहराइयों से लेखक है, वह अंततः नास्तिक है। इसीलिए जो लेखक को समर्पित होता है, वह पहले ही एक नए विश्वास की धारणा करके
आता है। और यह कितना दुखद है कि यह आस्था भी टूट जाए। मैं एक ऐसे किले के खंडहरों में खड़ी हूँ जिसके गुंबद ध्वस्त हो गए हैं। दूर और पास खंडित मीनारें, विशाल फाटक और बुर्ज खड़े हैं। हर मीनार पर अमिट नक्काशी है। यह इतिहास अवश्य है, पर मेरे लिए खंडहर ही है, क्योंकि मैं पुस्तकों में नहीं जीना चाहती थी। मैं हाड़ मांस के मनुष्य के साथ भरपूर जिंदगी जीना चाहती हूँ, चाहे मेरा निशान रहे या ना रहे। लेकिन मेरे मित्र, जो भी मेरे जीवन में आया वह मुझे प्यार करके किताबों में ही जिलाना चाहता था, मुझे अमर कर देना चाहता था, पर इन नश्वर क्षणों में मेरा साथ नहीं देना चाहता था। यह बहुत लंबी कहानी है, शायद तुम्हें बता पाऊं, इसलिए कि तुम दूर हो और तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं किसी को अपने प्रति अब करुण होते हुए नहीं देख सकती। यह मेरी बर्दाश्त के बाहर है। और अब तो उन समस्त घटनाओं से इतनी दूर हूं कि बस उनकी याद भर है। जैसे मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, वैसे ही मैंने एक बार सुप्रकाश को भी लिखा था, आज से 8 साल पहले। वह मेरा पहला सपना था। उसका उपन्यास पढ़कर मैं बावरी हो गई थी। मुझे लगा था कि बस यही एक हृदय है जिसमें प्यार और स्नेह का छलछलाता हुआ सोता फूट पड़ा है। सुप्रकाश के शब्द शब्द में करुणा और पीड़ा थी। उसके पत्र मुझे मिलने लगे और मैं अपने आप को धन्य मानने लगी। इतने बड़े लेखक से सहसा निकटता प्राप्त करने के सौभाग्य से मैं आप्लावित हो गई। सुप्रकाश मुझसे मिलने आया। मैं उसे देखती रह गई। लंबा छरहरा शरीर, अजीब से उलझे उलझे बाल और आंखों में मरुस्थल की उड़ती हुई रेत। शाम को साथ घूमने गए, पहली बार। तब उसके हृदय की पीड़ा जैसे चट्टानों को तोड़कर बह पड़ी थी। सामने खड़े वृक्षों की गहराती हुई छायाओं को ताकते हुए वह बोला था, शांता, मैं जो कुछ ऊपर से दिखाई दे रहा हूं वह मैं नहीं हूं। और कह कहे लापरवाही से भरी जिंदगी और मस्ती सब झूठे हैं। मैं भटका हुआ आदमी हूं। मैं लिखना नहीं चाहता, पर मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब इतनी ख्याति और यश के प्रति मोह भी हो गया है। यह मोह लिखने को बाध्य करता है, बस। मैंने उसकी आंखों में झांका था। उनमें सचमुच रेत उड़ रही थी और आंखों की सफेदी पर उभरे हुए लाल लाल रेशों से घेरे हुए मटमैले टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे धरती सूखकर चटक गई हो, उसमें दरारें पड़ गई हों। मैं देखती रही और सुप्रकाश ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उस क्षण ऐसा लगा कि संसार का सारा दुख उसकी नन्ही सी आत्मा को घेरे बैठा है और वह बहुत अकेला है। धीरे से वह बोला था, शांता, तुम घर लौट जाओ। मैं आज वापस चला जाऊंगा। दुख का आकर्षण अनोखा होता है, बहुत खामोश, संयत और शांत। और यह खिंचाव कितनी जल्दी एक दूसरे को निकट लाता है, इसका एहसास भी नहीं होता। मैंने यही अनुभव किया। सुप्रकाश को मैंने वापस नहीं जाने दिया। मैं उसे साथ लेकर बाहर घूमने चली गई। सोचा उसका मन कुछ स्थिर हो सकेगा और दुख की घाटियों में कैद उसकी आत्मा मुक्त हो सकेगी।
वे दिन बहुत अच्छे थे या बहुत खराब, यह मैं अब भी नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैंने अपनी समस्त चेतना से सुप्रकाश को चाहा था। मेरे मन में कोई विकार न आया हो, ऐसा तो नहीं कह सकती। सुप्रकाश ने मुझे उकसाया ना हो, यह भी नहीं कह सकती। हमने पूरी तरह से अपने दिन गुजारे। मेरे लिए पहला अनुभव था किसी को पा सकने का, लेकिन वहां से लौटने के बाद यह प्यार धुएं की तरह उड़ने लगा और मेरे ही जीवन पर सघन बादलों की तरह छा गया। मुझे लगा कि मैं उदास होती जा रही हूँ और सुप्रकाश बदलता जा रहा है। लेकिन एक ज्वार और आया। गर्मियों में वह कश्मीर जा रहा था, मैं उसके साथ गई और फिर रंगीन बादलों और चांदनी में रातें नहा गईं। वही समर्पण के क्षणों में मैंने उससे कहा था, हम सामाजिक रूप से भी एक हो जाएं, क्यों? सुप्रकाश चुप रहा। फिर कुछ सोचने के बाद वह बोला था, शांता, यही बात मेरे मन में घुमड़ रही थी, पर मैं अभी तक मन से तैयार नहीं हो पाया हूँ। तुम्हें सब कुछ दे दिया है और अब अंतर ही कहाँ रहा है। लेकिन फिर भी इसके लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करती हो ना? और मैंने लेखक की बात पर विश्वास कर लिया, परंतु मुझे ऐसा लगने लगा कि सुप्रकाश कुछ मुझसे छुपा रहा है। कश्मीर से लौटने के बाद ही अकस्मात बात खुल गई, जो तुम खुद जानते होगे। मैं पूछती हूँ, तुम लोगों में इतना साहस क्यों नहीं होता कि बात स्पष्ट करके कह सको? क्या सुप्रकाश मुझे नहीं बता सकता था कि वह विवाहित है? मन ने बहुत संघर्ष किया, पर पहला समर्पण कितना गहरा होता है, इसका अनुमान तुम नहीं लगा सकते। सुप्रकाश बहुत रोया। मैंने उसे क्षमा कर दिया था शायद, क्योंकि मैं उसके बगैर रह सकने की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। वह मेरे पास आता रहा और मुझे इस बात के लिए फुसलाता रहा कि मैं उसकी मर्जी से विवाह कर लूं। इसे मैं उसकी सद्भावना समझी थी, पर इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मंतव्य था। जब मैं इस बात के लिए तैयार हो गई थी, तब उसने एक दिन अपनी महानता प्रदर्शित करते हुए कहा था, शांता, जो भी हो गया वह हुआ, पर मैं तुम्हारे बगैर रहने की सोच नहीं सकता। मैंने तुम्हें अंतर की गहराइयों से चाहा था, पर मैं बहुत मजबूर था। तुम शादी कर लोगी, तब भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैं समझता हूँ यह और भी अच्छा होगा। शादी करने के बाद मुझसे दूर तो नहीं चली जाओगी? मैंने उसकी आंखों में नमी देखी थी। सच, तुम शायद बुरा मानो, आदमी की आंख में जब नमी आती है, तब वह सिर्फ छल करता है, क्योंकि आदमी में अडिग रहने की शक्ति नहीं होती। उसकी आकांक्षाएं हमेशा उसे नई दिशाओं के सपने दिखाती है, और आदमी अपनी आकांक्षाओं का गुलाम है। औरत दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के लिए जी सकती है, पर पुरुष नहीं। मैं उसकी आकांक्षाओं के लिए जीती, यह मुझे मंजूर था, पर अब उन आकांक्षाओं का रूप क्या होगा, यह मेरी समझ के बाहर था। लेकिन यह रूप बहुत अनुचित था, यह मुझे शादी से पहले ही पता चल गया, जबकि सुप्रकाश ने मुझसे फिर कहा, हम लोग एक बार और घूम आए कुछ दिनों के लिए। मैंने इनकार कर दिया था। कुछ दिनों के लिए वह मुझसे दूर चला गया। मैंने शांति की सांस ली। फिर एक दिन मुझे उसका खत मिला कि मैं उसके इच्छित व्यक्ति से शादी कर लूं, पर मैं
यह भी स्वीकार ना कर पाई और वह मेरे जीवन से कट गया। मैंने उसे काट दिया। कितनी गंदी बात थी यह। तुम भी मानोगे इसे? भला बताओ, मैं अपने आप को इतना बड़ा धोखा कैसे देती? मैं जिंदगी को दो हिस्सों में कैसे बांट देती? क्या जिंदगी इसके लिए है कि उसे टुकड़ों में बांट दिया जाए? औरत ऐसी नदी तो नहीं है जिससे नहरें काट ली जाएं। सुप्रकाश ने फिर मुझे काफी बदनाम किया। बड़े हल्केपन से मेरा जिक्र लोगों के बीच किया। लेकिन खैर, मुझे इसका गम नहीं। नाराजगी के कारण वह कुछ भी कर सकता था। सुप्रकाश की कितनी बड़ी मजबूरी थी कि लोगों के बीच वह चाहे कुछ कहता हो, पर मेरे सामने पड़ते ही वह फिर सच्चाइयों के नजदीक आने लगता था। वह कमजोर पड़ जाता था और मुझसे कहता था, मैं जीवन भर तुम्हें ही चित्रित करूंगा, तुम्हारी तस्वीर ही उतारता रहूंगा। पर यह तो तुम भी जानते हो कि सुप्रकाश ने फिर क्या लिखा। उसके हाथ से जीवन की सच्चाइयां पानी की तरह बह गईं और वह सिर्फ अपने को दोहराता रहा। अब तक दोहरा रहा है। और मैं जीवन के अत्यंत भयानक मोड़ों पर मुड़ गई। मेरा जीवन फैल गया। सारी लकीरें मिट गईं। मुझे सुप्रकाश की यह बात कि वह मुझे ही चित्रित करता रहेगा एकदम झूठी लगी थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे अपने गलीज नारी पात्रों के रूप में प्रस्तुत करे। मैंने उसे बहुत सख्त खत लिखे और धीरे धीरे उसकी दूरस्थ छायाओं के दायरे से भी निकल आई। मैंने यह अच्छा किया ना? तुम कैसा समझते हो यह मुझे बताना। मुझे शब्दों की अमरता नहीं चाहिए थी। मैं नश्वर जीवन को अंत तक जीकर समाप्त हो जाना चाहती थी। पर ऐसा नहीं हुआ मेरे लेखक। मेरे दुर्ग की एक नक्काशीदार खूबसूरत मीनार गिर गई। उसकी खूबसूरती और नक्काशी इतिहास बन गया, पर मेरे लिए वह मिट्टी में मिल गई। और अब तो सारी मीनारें, गुंबद और बुर्ज गिर गए हैं। मेरे लिए, तुम्हारे लिए वे साहित्य के महान स्तंभ होंगे, पर मेरे लिए खंडहर हैं। बहुत उकता रहे होगे यह खत पढ़कर। कितना लंबा खत लिखती हूँ, पर तुम्हें यह सब बातें लिखते हुए मैंने यह सोचा ही नहीं कि मैं लिख रही हूँ। तुम मेरे सामने बैठे थे और मैं तुम्हें सब सुनाती जा रही थी। खैर, बहुत हुआ। यह सब लिखने का मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे प्रति संवेदना प्रकट करो। यह तुम्हारी कहानी तुम ही को लिखी है मैंने। अच्छा, अब बहुत देर हो गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसे हो? तुम्हारी शांता। इस लंबे पत्र के बाद शांता चुप लगा गई थी। काफी दिनों की खामोशी के बाद उसका एक औपचारिक पत्र आया था, जिसमें उसने मेरे लिखने की प्रगति की सूचना मांगी थी। लेकिन शायद शांता को पता नहीं था कि वह मेरे कुछ क्षणों की संगिनी बन चुकी थी। वह मुझसे दूर नहीं थी। 24 घंटों में कुछ पल ऐसे अवश्य होते थे जब वह मेरे साथ रहती थी। सच बात तो यह थी कि वह पत्र लिखने की शौकीन थी। उसका यह मर्ज था। न जाने कैसे सांस रोककर लिखती चली जाती थी। उसके इतने लंबे और स्पष्ट पत्रों का जवाब दे सकना मेरे वश में नहीं था, और न वह चाहती ही थी। काफी दिनों बाद फिर उसका एक और लंबा पत्र मिला।
प्रिय मित्र, तुम्हें मैं बराबर परेशान ही करती रही हूँ। इसका कारण केवल यह है कि मैं तुम्हें बहुत ही अपना समझती हूँ। तुम मुझे इसलिए भी और अच्छे लगते हो कि सीख नहीं देते। सुप्रकाश के बाद मेरी जिंदगी में जिसने पदार्पण किया था, वह इसी सीख के माध्यम से आए थे। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े थे। उनकी कनपटियों के बाल सफेद हो चले थे और ज्ञान तथा विद्या की गंभीरता उनके चेहरे पर व्याप्त रहती थी। मैं समझती थी उनके साथ घूमने फिरने या अपनी बौद्धिक प्यास की तृप्ति के बीच कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। लेकिन लेखक जी, दुनिया में सबसे बड़ी अड़चन इस तन की है। जहां संबंधों में कलुष की संभावना नहीं भी होती, वहां भी इस तन की बड़ी निगरानी करनी पड़ती है। निगरानी में चूक होते ही शंकाएं घेर लेती हैं। पाप इतना भयंकर नहीं होता जितनी कि पाप की शंकाएं, और हम हर क्षण इन्हीं शंकाओं में जीने के आदी हो गए हैं। उनके साथ निशंक उठते बैठते हुए भी शंकाओं ने घेर लिया और वह शंका वास्तविकता में परिणित हो गई। यह भी बड़े अजीब ढंग से हुआ। उनका नाम देवदत्त है। शायद तुम उन्हें जानते हो। वे अपने पारिवारिक जीवन के प्रति बड़े उदासीन रहा करते थे। उनकी पत्नी बहुत पुराने तौर तरीके की थी, जो उनके विकसित रहन सहन और अदब कायदे के मुताबिक नहीं चल पाती थी। देवदत्त का अनुराग पहले ही किसी और महिला से हो चुका था और वे कभी-कभी मेरी उपस्थिति में उनके पास आती जाती भी थी। उन महिला के आने जाने से घर में हर वक्त एक बवाल खड़ा रहता था। शायद उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं जब वहां पहुंची तो देवदत्त अपनी स्टडी में बंद थे और उनकी पत्नी बरामदे में लेटी सो रही थी। घर का वातावरण देखकर मुझे दुश्चिंताओं ने घेर लिया। मैं लौटने ही वाली थी कि स्टडी का दरवाजा खुला और देवदत्त ने बड़ी गंभीरता से मुझे अंदर बुलाया। मैं चली गई। मुझे पास पाते ही इनका बांध फूट पड़ा। मेरे कंधे पर सिर रखकर वे अपने मन की व्यथा उड़ेल देना चाहते थे। ऐसा क्यों होता है कि यह बौद्धिक प्राणी हमेशा अपनी रोती और सिसकती जिंदगी को ही सामने लाकर संवेदना प्राप्त करने की कोशिश करता है? क्या नारी की ममता और प्यार पाने के लिए इनके पास कोई और साधन नहीं? इनमें पुरुषत्व की वह गरिमा क्यों नहीं रह जाती, जो खींचती नहीं, बांधती है? तुम कुछ बता सकते हो इस संबंध में? तुम सब के सब इतने अतृप्त, प्यासे और निरीह क्यों हो? तुम्हारी यह अतृप्ति और प्यास उस नैसर्गिक प्यास से बहुत अलग है जो जीवन के लिए होती है। उस प्यास और अतृप्ति में ऐसा ओछापन नहीं होता। देवदत्त ने दोनों बाहों से पकड़कर मुझे सामने करते हुए बड़े नाटकीय ढंग से कहा था, शांता, तुम देखती हो, यह मेरी जिंदगी है। मैं इसमें जीवित रहता हूँ। मैं भूखा हूँ, तन मन बुद्धि से। इन भौतिक सुविधाओं के साथ ही अगर मुझे मानसिक शांति मिली होती तो मैं क्या कुछ न कर डालता। पर मेरी जिंदगी नरक से बदतर है। मैं तूफानों में पल रहा हूँ। मन करता है आत्महत्या कर लूं, पर इस औरत से पिंड छुड़ा सकूं। मुझे उनकी बातों में फरेब दिखाई पड़ रहा था और लगा कि तुम सब एक ही बोली में बोलते हो। मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया।
लेकिन देवदत्त एक निराश्रित की तरह रोज मेरे पास आते और काफी काफी देर तक बस चुपचाप बैठे रहते। धीरे धीरे वो मेरे लिए चिंतित रहने लगे। मेरी हर बात में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। मैं किस रंग की साड़ी पहनती हूँ, ब्लाउज कैसा और किस डिजाइन का पहनती हूँ और क्या पढ़ती हूँ, इसके लिए उनकी अतिरिक्त जागरूकता दिखाई पड़ने लगी। वे बिना भूले मेरे लिए रोज इलायचियाँ लाते थे और अपनी हथेली पर रखकर पेश करते थे। धीरे धीरे वे मेरे व्यक्तिगत मामलों में दखल देने लगे और लोगों के सामने मेरी तारीफ के पुल बांधने लगे। उनका बस यही काम रह गया था। उन्होंने चारों ओर से मुझे घेरना शुरू कर दिया था। उन्हें मेरे क्षण क्षण का पता रहता था और वे जानबूझकर दिखावे के लिए ऊपरी दूरी रखने लगे थे। अकेले में उनका वह नकाब उतर जाता था। अकेले में वे मेरे प्रेमी होते थे और लोगों के सामने हित रक्षक बड़े भाई। घर में उन्होंने अपनी महानता और पवित्रता का सिक्का जमा लिया था। एक दोपहर में बड़ी अनमनी सो रही थी कि एकाएक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर बड़ा ही कोमल सा स्पर्श किया हो। चौंक कर उठते ही मैंने देखा देवदत्त प्यासी आंखों से मुझे घूर रहे थे। मैंने कुछ गुस्से से कहा, यह क्या हरकत है? वे धीरे से मुस्कुरा दिए और जब तक मेरा पारा चढ़े वे बोल पड़े, क्यों, क्या हुआ? मुझे यह सब कतई पसंद नहीं है। मैंने अपने कपड़े संभालते हुए कहा था। आपको क्या अधिकार है कि इस तरह मुझसे पेश आए? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। यह तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे अपने मन की गंदगी है जो तुमसे यह कहलवा रही है। मुझे समझाने से पहले तुम खुद अपने को समझो। कौन नहीं जानता कि तुम क्या हो? क्या छोड़ दिया तुमने? देवदत्त ने शैतानी से कहा था। तुम जैसी बहुत देखी हैं। अगर मैं आपके सामने समर्पण कर दूं, तो मैं अभी इसी पल मैं दुनिया की सबसे अच्छी औरत साबित हो सकती हूँ। क्यों? मेरी जिंदगी के सब गड्ढे भर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बुरी हूँ कि तुम जो चाहते हो वह मैं नहीं करती और मैं नहीं करूँगी। समझे? आप मेरी बदनामी कर सकते हैं, जो मन में आए लांछन लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और देवदत्त उल्टे पैर वापस चले गए थे। 3 दिन मैंने शांति की सांस ली, पर चौथे दिन देवदत्त ने अकेले में बहुत ही निरीह और याचना भरे स्वर में मुझसे माफी मांग ली। मैं उन्हें माफ तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बातों का सिलसिला फिर बेशर्मी से शुरू कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ। मैंने चारों ओर बहुत बदला हुआ वातावरण पाया। लोगों की आंखों में मेरे लिए हिकारत भरी लालसा मंडराने लगी। मेरी कहानी बना दी गई और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलने लगी जिन्हें मैं खुद नहीं जानती। चलते फिरते आगे पीछे मुझे वहशी कह कहे सुनाई पड़ने लगे। मेरे चारों ओर रहस्य का वातावरण छा गया। मैं शायद अपना भारीपन खो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जिनके दिलों में मेरे लिए हिकारत थी वे ही मेरे नजदीक आना चाहते थे। यह सब हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई। मेरा चैन मुझसे छिन गया। मैं क्या थी और क्या बना दी गई, यह सोच सोचकर मैं व्याकुल हो जाती थी। आखिर मैंने घबराकर शादी कर ली। और क्या कर सकती थी? अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की कहानी मेरी प्रेमिका का प्रथम अंक। कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा
इसके लिए आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।